चैप्टर फर्स्ट है और ये मेरा नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो फर्स्ट पे हमें पढ़ना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन, ठीक है। एन ए क्रॉस बी रहता है तो एक्स कॉमा वाई होता है सच दैट एक्स बिलोंग टू ए करेगा और वाई बिलोंग टू बी करेगा। मतलब एक्स का एलिमेंट ए का एलिमेंट एक्स का एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा और वाई का एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा। तो इसमें नोट याद रखना है, एन ए क्रॉस बी जो होता है एन ए मल्टीप्लाई में एन बी होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए ये है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी ये है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एन ए क्रॉस बी निकलता है, ठीक है। तो सेकंड है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस बी। आर ये जो ए क्रॉस बी का जो भी रिलेशन होगा वो ये सेट आर में रहेगा, ठीक है। तो ए जो रहेगा हमारा डोमेन रहेगा जिससे एरो निकलता है और बी जो रहेगा हमारा कोडोमेन होगा जिस पर इमेज बनता है, ठीक है। सेकंड वाला एरो डायग्राम का एलिमेंट को हम कहते हैं कोडोमेन और फर्स्ट एरो डायग्राम का एलिमेंट को कहते हैं हम डोमेन। हिंदी में इसको प्रांत कहते हैं और कोडोमेन को हिंदी में सह प्रांत कहते हैं। अगला हमें रिलेशन पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य कब होता है तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। और सिमेट्रिक कब होता है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। और अगला रिलेशन हमारा आता है ट्रांजिटिव, मतलब संक्रामक। संक्रामक कब होता है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा में सी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, मतलब तुल्यता कब होता है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, साइमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, सत्य हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। तो फर्स्ट है हमारा वन वन अथवा इंजेक्टिव फंक्शन। तो हिंदी में इसको कहते हैं एकाएकी अथवा एकाएक फलन। इफ़ यदि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होता है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, फॉर ऑल एक्स वन और वाई वन जो एक्स वन और एक्स टू जो होगा बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा वन वन फंक्शन। और ऑन टू कब होता है तो ऑन टू जब होता है तो इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या फिर आच्छादक फलन अथवा आच्छादी फलन। तो एफ ए इक्वल टू बी होना चाहिए और एफ सच दैट ए गोज टू बी होना चाहिए। अगला हमारा आता है इनटू फंक्शन, मतलब अंतःक्षेपी फलन। तो एफ ए सबसेट बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इनटू फंक्शन। अब जी ओ एफ, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे जी इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर इसको जी एफ एक्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जी एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ओ ऑफ मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है और ये होता है जी ओ नहीं एफ ओ जी, ठीक है। तो ये एफ रहेगा फिर ये एफ ऑफ एक्स होगा और एफ ऑफ एक्स निकालना होगा तो ये एफ मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स होगा और जी ऑफ एक्स निकालना होगा तो ये जी रहेगा और ये जी ऑफ एक्स। और फिफ्थ में हमें पढ़ना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे, फिर वाई इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा, डिवाइड को हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स एक्स की इन्वर्स और ये वाई हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम पढ़ेंगे सिक्स में ए, इसको ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, यदि बी ऑपरेशन ए रहे तो इसे क्रम विनिमय कहते हैं, ठीक है। और ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी रहे और इसको होल कहते हैं। ए ऑपरेशन बी होल ऑपरेशन सी रहे, ये होता है ए ऑपरेशन। यदि बी ऑपरेशन सी का होल, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आता है तो इसे कहते हैं सहचर्य। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इक्वल टू है हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, फॉर ऑल एक्स वन और वाई वन बिलोंग्स टू ए करता है तो ये देन द फंक्शन एफ सच दैट ए गोज टू बी इस, ये कौन सा फंक्शन होगा तो ये हमारा वन वन फंक्शन होगा।
इसी को हिंदी में यहाँ लिखे थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, तो इफ़ आर सच दैट आर गोज टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x+4 देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इसी को हिंदी में लिखें, यदि ये आर टू आर, ठीक है, आर गोज टू आर जहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x+4 हो तो एफ इनवर्स एक्स निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसको हम मान लेंगे y इक्वल टू मानेंगे तो ये 5x+4 होगा, तो ये प्लस का 4 इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4 होगा। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। अब देखो जहाँ पर y है ना वहाँ पर हम x पुट कर देंगे लास्ट में, तो ये होगा x-4 डिवाइडेड बाय 5। तो इधर देखो ऑप्शन नंबर ए में x-5 डिवाइडेड बाय, नीचे में 5 है तो ये नहीं, ये 4 है तो ये नहीं होगा, x-4 डिवाइडेड बाय 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा ये करेक्ट होगा। क्लास 12 चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस वीडियो में हम पूरा इसका जो भी फॉर्मूला रहता है चैप्टर 2 में, ठीक है, वो सब फार्मूला को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यदि थीटा रहे तो एक्स इक्वल टू होता है साइन थीटा। कैसे, देखो साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम थीटा के इक्वल किए हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। यदि ये साइन थीटा है, ठीक है, तो ये एक्स को इधर लाएंगे तो ये क्या क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा हमारा, ये देखो थीटा, एक मिनट इसको ऐसे समझो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा रहे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। देखो ये थीटा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। अब साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 में साइन, तो साइन देखो डिवाइड में है तो इसे ले जाएंगे उधर राइट साइड, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स इक्वल टू होगा ये कोस थीटा, और टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो टैन इनवर्स को मैं लिखूंगा 1 टैन। तो टैन देखो डिवाइड में है, उधर पे जाएंगे, ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा तो टैन थीटा होगा, और ये इधर एक्स बचेगा तो यही एक्स यहाँ लिखे और टैन थीटा इधर लिखे। सिंस इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ये होगा एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा तो एक्स इक्वल टू होगा सेक थीटा, और कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स इक्वल टू होगा ये हमारा कोट थीटा। अब देखो सेकंड फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स। तो देखो साइन इनवर्स को मैं लिखूंगा 1 साइन, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल तो ओनली एक्स बचेगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। और कोस इनवर्स एक्स कोस एक्स रहे तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल तो एक्स इक्वल टू एक्स बचेगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा 0 में पाई क्लोज इंटरवल में होगा। ये इसका रेंज होता है कोस थीटा का, ठीक है। और टाइन इनवर्स एक्स टाइन एक्स, इससे ये कैंसिल तो एक्स बचेगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा -π/2 π/2, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये है हमारा ओपन इंटरवल। और ये कोट इनवर्स से कोट कैंसिल तो एक्स बचेगा, एक्स का जो वैल्यू होगा 0 में पाई होगा, मतलब 0 से 80 डिग्री के बीच में होगा, ये ओपन इंटरवल में। और सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स, तो सेक इनवर्स से कैंसिल तो एक्स बचेगा, एक्स का वैल्यू होगा 0 पाई, मतलब 0 से 80 डिग्री के बीच में होगा क्लोज इंटरवल में, जिसमें कि π/2 नहीं होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, मतलब π/2 इंक्लूड नहीं होगा। और कोसेक इनवर्स एक्स और कोसेक एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स से कोसेक कैंसिल तो एक्स बचेगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, जिसमें कि 0 शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे थर्ड को। अब थर्ड में क्या है, तो थर्ड फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहीं से आया है ये। तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x, और टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोट इनवर्स 1/x, और कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टैन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 1/x, और कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। 4 में है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस में टैन इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2।
तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा पाई बाय टू माइनस में कोस इनवर्स एक्स। देखो ये प्लस में है, इससे ले जाएंगे राइट साइड तो ये माइनस में कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कोस इनवर्स एक्स इसको लिखे, ठीक है, प्लस का साइन इनवर्स एक्स इधर ले जाएंगे लेफ्ट राइट साइड में तो ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होता है, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में कोट इनवर्स एक्स होगा, और कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। सिंस इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होता है, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 3 होता है, ठीक है, 1 2 3 को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों में से कोई एक अप्लाई करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स के tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब हम देखेंगे कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू होता है हमारा कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपन में वाई प्लस एक्स, और कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपन में वाई माइनस में एक्स। अब आगे हम 8 में पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो अब 10 में पढ़ेंगे तो 10 में क्या है हमारा, तो 10 में हमारा है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई में कोस थीटा बाय 2, और साइन थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 tan थीटा बाय 2 अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा अथवा में कोस थीटा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो एक्स इक्वल टू पुट करते हैं सेक थीटा अथवा में कोसेक थीटा, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स इक्वल टू पुट करते हैं tan थीटा अथवा में कोट थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो पुट करते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अथवा में ए कोस थीटा। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इधर देखेंगे तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और कोस थीटा का 4 फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब कोस थीटा का 4 फॉर्मूला तो कोस 2 थीटा का भी 4 फॉर्मूला सेम यहीं पे, ये जो 2 2 है ना डिवाइड में इसे ले जाएंगे इधर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस 3 थीटा का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब हम पढ़ेंगे इधर 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये वाला 2 ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ये कोस स्क्वायर थीटा इसको यहाँ लिखे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया,
तो यही चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं। उसी प्रकार 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू होगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। और 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो ये 1 माइनस कोस थीटा अपन में 2 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है और ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैट्रिक्स चैप्टर मतलब आव्यूह। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वर्ग आव्यूह। तो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है। तो एम और एन जो होगा, एम जो होता है रो होता है और एन कॉलम होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। तो m इक्वल टू n होना चाहिए, जितने रो है उतने ही कॉलम होना चाहिए, तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड में हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है i इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब ये डायगोनल जो होना चाहिए ना, ये 1 1 होना चाहिए। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और 3 इंटू 3 ऑर्डर का देखेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 जो होगा ये होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जीरो मैट्रिक्स जिसका सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए ये भी जीरो मैट्रिक्स, ये भी और ये भी, तीनों के तीनों जीरो मैट्रिक्स है। अब फोर्थ में पढ़ेंगे तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो समान आव्यूह, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो वही चीज़ हम इधर लिखे हैं, तो ये होता है इक्वल मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो परिवर्त क्या होता है, तो देखो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ को ए ट्रांसपोज लिखे हैं, ए आई जे है ना, तो ये जे आई हो जाएगा और एम क्रॉस एन है तो ये एन क्रॉस एम हो जाएगा। तो नोट में देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ए मिलता है, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलता है ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। यदि इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके देखो। ठीक है, और ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन क्वेश्चन है, तो यहाँ गलती से ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं करना है आपको, पहले बी का ट्रांसपोज होता है फिर ए का ट्रांसपोज होता है। अधिकतर यही पूछा जाता है, या फिर ये वाला पूछा जाता है, या फिर चारों में से कोई एक के हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो 6 में हम पढ़ेंगे ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह कब होता है। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कर होता है ना, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए आई जे इक्वल टू जे आई जे, मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए के इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो एक ए ही मिलेगा, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, तो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस से मिलता है, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें एक माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा। उसी को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये होता है इसका कंडीशन। ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू पी प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7 में हम पढ़ेंगे ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। कब, तो यदि और केवल ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, मतलब ए इनवर्स बी और बी इनवर्स जो होगा ए के इक्वल होना चाहिए, तो हम इसे कहते हैं इनवर्स ऑफ ईच अदर ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स। ठीक है, तो 8 में हम पढ़ेंगे ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन रहे और बी इक्वल टू रहे ए जे के। ठीक है, एन क्रॉस पी, तो ए बी जो कब एग्जिस्ट करेगा, तो देखो जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मतलब ये इसका जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ए के स्तंभों की संख्या, कॉलम मतलब स्तंभ और रो मतलब पंक्ति, तो दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो ये आई मिलता है। यूनिट मैट्रिक्स का यदि क्यूब भी करेंगे तो ये आई ही मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द पावर एन, वेयर एन जो होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर रहता है तो इसका आई ही मिलता है। ठीक है, इसका आई यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स कीजिएगा तो हमें यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो, यदि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स का यदि मल्टीप्लाई करेंगे कोई अदर मैट्रिक्स से तो हमें वो अदर मैट्रिक्स ही मिलेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग आव्यूह है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का डैश। तो ए बी का जो डैश होता है मतलब ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, यदि ए एंड बी समान कोटि हो तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे एन क्रॉस एन सममित होगा जब यदि स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम समवित आव्यूह, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस में ए जे आई, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम। और थर्ड में है, थर्ड एग्जांपल है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ कैसे कर सकते हैं, तो आव्यूह का गुणनफल। तो हम बताए थे ना, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द रो ऑफ मैट्रिक्स बी, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ए बी एग्जिस्ट, ए बी का अस्तित्व है, तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, मतलब मैट्रिक्स बी का रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू दिया है, ये इसका 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 कॉलम है और इसका रो कितना है, तो पहले रो को लिखते हैं, तो 1 और 2, 2 रो 3 कॉलम। और इसका देखो तो 1 2, 2 रो और इधर देखेंगे तो 3 कॉलम, तो ये इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब देखो इधर इसका 2 रो है और इसका देखेंगे तो 3 रो है। ठीक है, इसका 2 रो 2 मल्टीप्लाई में 3 होगा और इसका 3 रो मल्टीप्लाई में ये 1 2 कॉलम। तो देखो इसको लिखे 2 मल्टीप्लाई में 3 और इसको लिखे 3 मल्टीप्लाई में 2। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम है, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा। तो हमारा नया ऑर्डर जो बनेगा 2 मल्टीप्लाई में 2 का बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऑर्डर में मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 2 रो मिलेगा और 2 कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। क्लास 12th सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा और ये चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में इसे सारणिक कहते हैं। तो पहले इसका साइन पढ़ लेते हैं। तो ये होता है इसका साइन प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये इसका साइन होता है। यदि इसका 3 इंटू 3 ऑर्डर करा है तो, और 2 इंटू 2 ऑर्डर कराएगा तो 1 2 3 4 ये तीनों ये चारों आएगा। ठीक है, और 3 इंटू 3 ऑर्डर कराएगा तो ये 6, ये 3 6 9 ये 6 साइन जो है अप्लाई होगा। तो देखो यदि ए और बी रहे और मैट्रिक्स में यहाँ पर ऐसे रहता है और इसमें डिटर्मिनेंट में बस ये 2 खड़ा रहेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी का, फिर माइनस में ये बी और सी का मल्टीप्लाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने का मेथड यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस रहता है। और सेकंड में यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसके जगह पे कोई भी एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए को लिखो, ये वाला को, फिर इसका रो और इसका कॉलम ये गायब कर दो तो ये दोनों बचेगा। तो इसका ये 1 2 3 4 ये चारों को यहाँ लिखे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस होता है। फिर यहाँ देखो ये प्लस का भी है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये वाला माइनस को, ये माइनस भी यहाँ लिखे, फिर इसका रो और इसका कॉलम, तो ये बचेगा ये और ये और ये चारों एलिमेंट को हम यहाँ लिख लिए। प्लस का सी लिखे ये वाला। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का सी लिखेंगे, फिर ये सी का ये रो होगा और इसका कॉलम ये होगा, तो ये चारों बचेगा, तो ये चारों को हम यहाँ लिख देंगे।
थर्ड में है हमारा, देखो यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3, मतलब इसका रो और इसका रो, यदि दो रो आपस में बराबर हो तो R1 और R3 दोनों इक्वल है, देख लो। तो जब भी कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो इसका आंसर जो आता है हमें 0 मिलता है। फिफ्थ में है हमारा के कोई कांस्टेंट होगा, के A1 के A2 के A3, फिर ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो के को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है, इससे बाहर निकाल लेंगे और ये वाला पूरा लिख लेंगे A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 6 में है हमारा a प्लस में λ1 a प्लस में λ2 और a प्लस में λ3। तो ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 रहेगा। फिर ये देखो ये वाला a और ये a और ये a, इसको हम लिख सकते हैं A1, इसको A2, इसको A3। तो ये तीनों को लिखे, फिर ये वाला ये इसको पूरा लिख लिए, प्लस लिखे, फिर ये λ1 λ2 λ3 इसको लिखेंगे, फिर ये वाला पूरा को लिख लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और इसमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो R1 को चेंज करते हैं, तो R1 प्लस में के आर जे, ठीक है। तो के जो होगा हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो यहाँ पर R1 को लिख सकते हैं हम आर आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं RI प्लस में के आर जे, और CI मतलब इसको चेंज करेंगे तो CI प्लस में के सी जे हम लिख सकते हैं। और 8 में यदि देखो कोई रो या कोई कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो, ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं और इसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। कोई भी रो या कोई भी एलिमेंट का पूरा एलिमेंट 0 हो तो इसका आंसर हमें 0 मिलता है। प्रश्न संख्या हमारा 9 है, एरिया त्रिभुज ABC का। तो ये होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ये डिटर्मिनेंट में। और इसी को सॉल्व करते हैं तो आप क्लास क्या बोलते हैं क्लास 10 में पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो यहीं से आता है, ठीक है। 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3, ठीक है। तो यहीं से निकलता है, इसका रो और इसका कॉलम गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका रो और इसका कॉलम, तो ये बचेगा। तो ये देखो ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x3 माइनस y1 होता है प्लस x2, फिर x2 प्लस में y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। तो यहीं से निकलता है वो फॉर्मूला। और 10 में है हमारा कोलिनियर मतलब संरेख। तो त्रिभुज ABC यदि संरेख हो जाता है, मतलब AC इक्वल टू AB प्लस BC, ये होता है संरेख कंडीशन। और इसमें संरेख कब होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब 0 होता है, मतलब कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मिलते हैं, तो वो होता है संरेख, मतलब कोलिनियर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो उसे हम कहते हैं संरेख। और A इन्वर्स ज्ञात करते हैं, तो A इन्वर्स इक्वल तो है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई में एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे A इक्वल टू ये मान के चलो A के डिटर्मिनेंट है, देखो ये तो इसका अदला बदली करते हैं शॉर्टकट मेथड में, इसका अदला बदली कर लीजिए और इसका चिन्ह बदली कर लेते हैं, चिन्ह बदली और इसका अदला बदली करते हैं तो हमें एडजॉइंट A निकलता है। ये शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग कट बनाने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करते हैं, तब हमें एडजॉइंट A निकलता है। अब देखो ये A1 A11 A12 A13, ठीक है। ये इस 11 कहने का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये वाला रो होता है R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3। ये R1 मतलब रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। ये बताता है कि ये पहला रो बताता है, तो ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट। तो एडजॉइंट इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 A12 A13, यहाँ पर स्मॉल लेटर यहाँ कैपिटल लेटर लिखना होगा। और कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। और 14 में हमारा है A इज़ अ सिंगुलर
कब होता है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर डिटर्मिनेंट। और ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय, ठीक है। ये होता है अव्युत्क्रमणीय और ये होता है व्युत्क्रमणीय। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट। और नोट में हमें याद करना है ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन है, तो इसका एडजॉइंट ए जो होगा ए ऑफ द पावर n-1, मतलब n में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सेकंड में हमारा a इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, तो k ऑफ a, ठीक है, या फिर k a पढ़ते हैं, तो ये वो होता है k ऑफ द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल तो होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। और लीनियर इक्वेशन रहता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, तो ये कंडीशन आपको दिया रहेगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y इक्वल b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो a इक्वल टू हम लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये वाला a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब x इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। और b इक्वल टू लेते हैं ये वाला d1 d2 d3 को। अब a x इक्वल टू b लिखते हैं, तो b x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स में b हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इसे उधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड को हम लिख सकते हैं a इनवर्स, ठीक है। तो 1 अप ये जो होगा मल्टीप्लाई में इधर b बाय ए होगा, तो a को b बाय ए मतलब b के नीचे में a होगा, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे a इनवर्स b। क्लास 12th मैथमेटिक्स और ये है डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन, चैप्टर 5 में आता है, ठीक है। तो क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यहाँ पर हम पूरे के पूरे फॉर्मूला को कवर करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n रहे तो ये होता है n x n माइनस में 1, और d अपॉन डी एक्स एक्स रहे तो इसका 1 होता है, और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट रहे कोई भी अचर पद रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। और d अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। और d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। और d अपॉन डी एक्स ए एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ए एक्स लॉग ए। और d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। और d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन में एक्स। और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और टाइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स से मल्टीप्लाई में टाइन एक्स, और कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई होता है डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स। अब देखो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला को पहले पढ़ लेते हैं। यदि d अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस बी रहे, मतलब u और v कोई दो फंक्शन होंगे और वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले डी यू अपॉन डी एक्स मतलब d अपॉन डी एक्स यू, मतलब इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जो साइन रहेगा उसको लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, दोनों में से कोई एक साइन होगा। फिर d अपॉन डी एक्स बी मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये होता है फॉर्मूला। अब यदि दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में रहे और इससे डिफ्रेंशिएशन करना रहे तो सबसे पहले u को बाहर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, फिर d अपॉन डी एक्स डी u को बाहर, d अपॉन डी एक्स यहाँ पर v होगा, ठीक है, v को करते हैं, फिर v को बाहर करते हैं, फिर d अपॉन डी एक्स u करते हैं। ये होता है फॉर्मूला यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तब। और दो फंक्शन डिवाइड में रहे तो सबसे पहले ये d न्यूमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद यही v को बाहर करते हैं, फिर d अपॉन डी एक्स यू को करते हैं, फिर u को बाहर, फिर d अपॉन डी एक्स v को करते हैं। ये होता है फॉर्मूला। अब देखेंगे इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला। तो d अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और d अपॉन डी एक्स टैन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d अपॉन डी एक्स कोट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और d अपॉन डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
और डी अपॉन डी एक्स कोसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब हम पढ़ेंगे कुछ चेन रूल में फॉर्मूला, ठीक है, या फिर इधर हम ये चेन रूल में ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है, चेन रूल में ही ये फॉर्मूला आएगा। डी अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर n रहे, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कोई अदर फंक्शन है, तो ये होता है n फंक्शन n-1 और मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है। और डी अपॉन डी एक्स लॉग फंक्शन, तो इसका होता है 1 बाय फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं 1 बाय एक्स होता है, तो ये एक्स के जगह पे फंक्शन है तो ये 1 बाय फंक्शन होगा। और मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है मल्टीप्लाई में। और डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर फंक्शन, तो ये होता है ई टू दी पावर फंक्शन, मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है। और डी अपॉन डी एक्स रूट फंक्शन इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2 रूट फंक्शन, मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है। डी अपॉन डी एक्स 1 बाय फंक्शन इक्वल टू होता है -1 अपॉन में फंक्शन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है। ये चेन रूल में ही फॉर्मूला आया है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, तो इधर क्या होगा, तो यदि डी अपॉन डी एक्स वाई रहे तो ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2 रहे तो ये फंक्शन की पावर n में बनेगा, तो n फंक्शन, ठीक है, तो n लिखे ये पावर को, फिर n फंक्शन n-1, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही होगा, उसको हम नहीं लिखे। फिर ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 3 है तो ये मिलेगा 3y की पावर 2, मतलब n फंक्शन n-1, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। और ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कोस वाई, और ये वाई का एक बार डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे तो ये हमें मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और कोस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन वाई, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और टैन वाई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई, मल्टीप्लाई में ये वाई का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा, और कोट वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस में कोसेक स्क्वायर वाई, और ये वाई का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और सेक वाई का डिफ्रेंसिएशन सेक वाई मल्टीप्लाई में टैन वाई, मल्टीप्लाई में ये डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा, और कोसेक वाई का माइनस में कोसेक वाई मल्टीप्लाई में कोट वाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में रहेगा ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फंक्शन में हमारा वाई है तो ये होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। इधर भी हमारा सेम फॉर्मूला है, बस वो उधर y था तो यहाँ पर एक फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स साइन फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी कोस फंक्शन, मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन, और कोस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन फंक्शन, मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स फंक्शन हो जाएगा, और टैन फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर फंक्शन, और मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन, कोट फंक्शन का माइनस में कोसेक स्क्वायर फंक्शन, मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन, सेक फंक्शन का सेक फंक्शन, मल्टीप्लाई में टैन फंक्शन, मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। और कोसेक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में कोसेक फंक्शन, मल्टीप्लाई में कोट फंक्शन, मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स फंक्शन, तो ये होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन हो जाएगा। और कोस इनवर्स फंक्शन का ये होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ये फंक्शन रहेगा हमारा। अब देखेंगे टैन इनवर्स फंक्शन का, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन, और कोट इनवर्स फंक्शन का ये होता है -1 अपॉन में 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन। और सेक इनवर्स फंक्शन ये होता है 1 अपॉन में फंक्शन अंडर रूट फंक्शन स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन। कोसेक इनवर्स फंक्शन इक्वल टू होता है -1 अपॉन में फंक्शन अंडर रूट फंक्शन स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ में भी हम कुछ फॉर्मूला पढ़ लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये log m इंटू n ये होता है log m प्लस log n, और log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, और log m की पावर n रहे तो ये होता है n log m, और log 1 इक्वल टू होता है 1, और log e रहे तो इसका वैल्यू होता है 1। यदि log 1 रहे तो इसका वैल्यू 1 नहीं 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है। और नीचे देखेंगे तो e टू द पावर log फंक्शन रहे तो ये डायरेक्ट फंक्शन होता है। log b टू द बेस a रहे तो ये होता है log b अपन में log a, और यहाँ पर देखो e टू द पावर log फंक्शन रहे तो ये डायरेक्ट फंक्शन आया है तो यहाँ से आया है।
और ई टू द पावर 2 log sin x रहे तो n log m बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे log m की पावर n। तो ई टू द पावर 3 log x को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर log x की पावर 3। तो देखो ई टू द पावर log फंक्शन बन गया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे x की पावर 3। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग। तो यदि डी एक्स अपॉन डी टी रहे तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। एक्स के सापेक्ष में टी की परिवर्तन की दर, या फिर टी के सापेक्ष में एक्स के परिवर्तन की दर, इसे हिंदी में ये पढ़ेंगे टी के सापेक्ष में, या फिर में को नहीं लिखते हैं तो टी के सापेक्ष में, यहाँ पर में छूट गया है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। टी के सापेक्ष में एक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, मतलब एक्स में चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के सापेक्ष में एक्स में परिवर्तन की दर। तो यदि डी वाई अपॉन डी एक्स रहे तो इसे हम पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में वाई में परिवर्तन की दर। यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछे एट x1 y1, कोई एक आपको पोलिनोमियल फंक्शन दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, ठीक है, तो ये होता है -1 अपन में डी वाई अपन डी एक्स। एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू रख देंगे x1 और y1 का। और स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछे एट x1 y1, तो ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर x का वैल्यू रख देना है, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट इसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यदि टेंजेंट मतलब स्पर्श बराबर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे, ठीक है, एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष के समांतर रहे, तो ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस रहे, वाई अक्ष के समांतर रहे, तो ये होता है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इधर देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो x1 y1 पर स्पर्श त्रिभुज एक मिनट, x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो x1 माइनस y1 इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, x1 y1 x माइनस x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे x1 y1, तो ये होता है x1 y1 पर अभिलंब की समीकरण। इसको हिंदी में, इंग्लिश में ये, हिंदी में ये लिखेंगे, तो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, x1 y1, और ये x माइनस x1। अब ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको पहले याद करना होगा। और एफ ऑफ एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, निरंतर वर्धमान कब होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। और एफ ऑफ एक्स है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम एफ जब एफ डैश एक्स प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम। और मिनिमम कम होता है तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मिलता है हमें वैल्यू, तो ये होता है मिनिमम। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन 7.1, ठीक है, तो चैप्टर 7 में और 7.1 से लेके 7.11 तक जितने भी फॉर्मूला अप्लाई होते हैं वे सभी के सभी फॉर्मूला को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी रहे, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो ये वाला डी को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे इधर, तो ये डी इधर आके इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स रहेगा, और ये डी एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डी एक्स इक्वल टू मिल गया, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स और ये प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, या फिर डिफ्रेंसिएशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं, मतलब समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स एन प्लस 1
डिवाइडेड बाय n+1, और प्लस में हम k जोड़ते हैं, k कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब इसमें फिक्स नहीं होता है, और k जोड़ते हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है हमें इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू होता है x प्लस में c, और ये डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं जोड़ते हैं, ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें प्लस सी जोड़ते हैं कांस्टेंट, और डेफिनेट इंटीग्रल में हम नहीं जोड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx रहेगा, तो ये कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट x प्लस में c, या फिर इसको आप जीरो का तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन सी एक्स प्लस में k आप लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन 1/x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x, और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/√x dx इक्वल टू होता है 2√x प्लस में c, और इंटीग्रेशन ax dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन ax dx इक्वल टू होता है ax अपन में log a प्लस में c, और इंटीग्रेशन e⁻x dx इक्वल टू होता है e⁻x प्लस c। और 9 में है इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू होता है माइनस कोस x प्लस सी, और इंटीग्रेशन कोस x dx इक्वल टू होता है sin x प्लस में c, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है tan x प्लस में c, और इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है माइनस कोट x प्लस में c, और इंटीग्रेशन सेक x इंटू में tan x dx इक्वल टू होता है सेक x प्लस में c, और इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कोट x dx इक्वल टू होता है माइनस कोसेक x प्लस c, और इंटीग्रेशन tan x dx रहे तो ये होता है माइनस में log कोस मोड x प्लस में c, अथवा में log सेक मोड x प्लस c, और इंटीग्रेशन कोट x dx इक्वल टू होता है log साइन मोड x प्लस c, और इंटीग्रेशन सेक x dx इक्वल टू होता है log सेक x प्लस tan x प्लस c, अथवा में log tan x/4 प्लस x/2 प्लस में c। और हमारा फोर्थ लास्ट है हमारा इस पेज का, इंटीग्रेशन कोसेक x dx इक्वल टू होता है log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, अथवा में log tan x/2 प्लस में c। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a अपन में x प्लस a प्लस c, और इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है 1/2a log a प्लस x अपन a माइनस x प्लस c, और इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपन में a प्लस c, और इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx इक्वल टू होता है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, और इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अपन में a प्लस c, और इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx इक्वल टू होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस में c, और इंटीग्रेशन √a² माइनस a² dx इक्वल टू होता है x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस में c, और इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपन में a प्लस c, और इंटीग्रेशन √x² प्लस a² dx इक्वल टू होता है x/2 √x² प्लस a² log x प्लस √x² प्लस a² प्लस में c। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो आंशिक भिन्न, तो ये होता है इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन x प्लस माइनस a x प्लस माइनस b रहे तो इससे पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं a अपन में x प्लस माइनस a प्लस b अपन में x प्लस माइनस b, और इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपन x प्लस माइनस a ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू हम लिखेंगे a अपन में x प्लस a अपन में x प्लस माइनस a प्लस b अपन में x प्लस माइनस a ऑफ द होल पावर 2, और इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपन में x प्लस माइनस a x प्लस माइनस b x प्लस माइनस c इक्वल टू
ए अपन में एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपन एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अपन में एक्स प्लस माइनस सी। याद रहे ये दोनों साइन में से कोई एक साइन ही रहेगा, ठीक है, दोनों साइन नहीं रहेगा, कोई एक साइन रहेगा। और इधर है हमारा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी ऑफ द होल पावर 2 इक्वल टू होता है हमारा ए अपन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपन एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अपन एक्स प्लस माइनस बी ऑफ द होल पावर 2। फिफ्थ में है हमारा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको तोड़ेंगे तो कोई ना कोई में इसका आंसर जो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, ठीक है, कुछ भी मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो उसके बाद हमें ये एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी ये दो टर्म मिलेगा, दोनों टर्म को मिलाएंगे तो ये तो इसमें बनेगा या फिर इसमें कन्वर्ट होगा। तो दोनों में से कोई एक टर्म में यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे ए अपन एक्स प्लस माइनस ए प्लस, यदि ना मिले तो इसे हम लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। इसमें ध्यान रहे आइलेट का ध्यान रखते हैं, जो पहले आता है उसको u मानते हैं मतलब फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है उसे हम v मानते हैं मतलब सेकंड फंक्शन, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ नहीं लिखें, लेकिन इतना लिखें जो पहले आता है उसे u मानते हैं अर्थात फर्स्ट फंक्शन, और जो v रहता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो आइलेट में सबसे पहले इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री को देखते हैं, यदि इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री है तो उससे u मानेंगे, अगर इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्री नहीं है तो लोगारिथमिक देखते हैं, तो लोगारिथमिक फंक्शन मिल जाता है तो उसको u मानते हैं। यदि लोगारिथमिक भी ना रहे तो एल्जेब्रिक को मानते हैं, एल्जेब्रिक भी ना रहे तो ट्रायग्नोमेट्री को मानते हैं, और ट्रायग्नोमेट्री भी ना रहे तो एक्सपोनेंशियल को मानते हैं, एक्सपोनेंशियल को तो हमेशा भी ही मानेंगे, ठीक है। तो ये चारों में से कोई एक ना एक के आगे रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ये वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फिर यही एक्सरसाइज में ये 7.6 में अप्लाई होता है, तो 7.6 में ही और एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। इसके बाद हम 7.8 में जब प्रवेश करेंगे, ठीक है, 7.7 में जो फार्मूला अप्लाई होता है उसको तो हम पढ़ लिए पहले ही, ठीक है। तो 7.8 में हम पहुँचेंगे तो हमें लिमिट एज अ सम मेथड का उपयोग करना पड़ता है। तो ये होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो पढ़ो या फिर एच अप्रोचेस टू जीरो पढ़ो, एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच होता है। तो एन एच का वैल्यू निकालते हैं बी माइनस ए मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये ए जो होता है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर बी माइनस में ए होता है, बी जो होता है हमारा अपर लिमिट और ए जो होता है लोअर लिमिट। तो देखो बी होता है अपर लिमिट और ए होता है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट होता है एन एच का वैल्यू। और यहाँ पर जीपी सीरीज अगर आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी के साथ पढ़ना पड़ता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन इज इक्वल टू n - 1 होता है। तो ये होता है n - 1 अपन में 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये इसमें लिमिट एज अ सम मेथड में। और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सो ऑन n - 1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है n - 1 2n - 1 अपन में 6 होता है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन n - 1 का क्यूब होता है। तो ये n - 1 अपन में 2 ऑफ द होल पावर 2 हो जाता है। लिमिट एज अ सम मेथड का जो फॉर्मूला और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेम वही है, बस ये मेथड से कीजिए या वो मेथड से कीजिए। मैं तो ये वाला मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये वाला हमको अच्छा लगता है और इजी लगता है, ठीक है, इजी नहीं लगता है, लंबा ही रहता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस हम ये मेथड का अप्लाई करते हैं। बाकी कोई कोई ये मेथड भी अप्लाई करता है, लिमिट एज अ सम मेथड का ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1/8, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, जोड़ना होता है, सम होता है, ठीक है, सिग्मा मतलब हमेशा सम होता है। तो की पावर एन का वैल्यू 1 होगा, एफ ऑफ एक्स ए प्लस आर एच रहेगा, और नहीं आर एच होगा, और एन एच इक्वल टू होता है बी माइनस में ए, और ए जो होगा लोअर लिमिट होगा और बी जो होता है हमारा अपर लिमिट होता है मतलब उच्च सीमा। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमारा, प्रॉपर्टीज़ नंबर 0 है, ठीक है, तो इसे आप 1 2 3 लिख सकते हैं, या फिर हम 0 से स्टार्ट किए हैं तो प्रॉपर्टीज़ 0 है हमारा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी डी टी है तो इसे हम एक्स के
जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम टी लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का तात्पर्य है यदि हम लिमिट को चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, ये ए है और ये हमारा बी है, कोई अदर पॉइंट ही सी है, ठीक है। तो ए टू बी इसका डिस्टेंस देखो, ए और बी का, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू सी, इसको ऐड करेंगे और सी टू बी इसको ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा ना ए टू बी के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। और देखो थर्ड में पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों को ऐड करेंगे फिर एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डी एक्स। और इंटीग्रेशन जीरो टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अप्लाई होता है। इंटीग्रेशन जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, ये बहुत अप्लाई होता है। बाकी ऊपर का भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, ये भी बहुत अप्लाई होता है, ये थोड़ा कम होता है लेकिन ये भी अप्लाई होता है, बहुत अप्लाई होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये भी अप्लाई होता है, ये भी अप्लाई होता है, ये भी अप्लाई होता है, ये भी सब अप्लाई होता है, ठीक है। जब 7.11 पढ़ेंगे या फिर हम पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ से। इंटीग्रेशन जीरो टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम टू लिख सकते हैं। सबसे पहले ना एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स यदि एफ ऑफ एक्स आता है तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप रब कर लीजिए, या फिर ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, या फिर अधिकतर ये वाला अप्लाई होता है। सबसे पहले ना एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स निकालते हैं, यदि वो एफ ऑफ एक्स आता है पॉजिटिव आता है इवन नंबर आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और ये एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स निकालते हैं तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये ओड फंक्शन होता है और ओड फंक्शन का आंसर डायरेक्ट जीरो आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। और आगे देखेंगे तो ये लास्ट प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, मतलब लिमिट सेम हो और नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, तो सबसे पहले ये हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ निकाले हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब इवन फंक्शन आता है, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टू टाइम इंटीग्रेशन जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, ओड फंक्शन आता है, तो ये वो इसका जो आंसर आता है वो जीरो आता है, ये ओड फंक्शन होता है, ठीक है। इवन के लिए ये फॉर्मूला, ओड के लिए ये फॉर्मूला, क्वेश्चन आपका यही रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 है, क्लास 12 का समाकलन के अनुप्रयोग। तो इसमें एरिया निकालना होता है, तो एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। तो इसको पढ़ने से पहले आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। तो ये है हमारा, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट होता है, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश, इधर ऊपर में वाई, नीचे में वाई डैश। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लेके तब हम इसको क्लियर से आपको समझा देंगे। फिलहाल आप इतना याद कीजिए, ठीक है। ये छायांकित भाग होता है, ये एरिया आउटपुट एरिया निकालना होता है, इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो ये इसको लास्ट में छायांकित करते हैं। तो इसको हम छायांकित किए हैं एरिया, तो निकालेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए और बी था, यहाँ पर है सी टू डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, सी वाई इक्वल टू सी होगा, और ये तो एक्स होता है, इधर एक्स डैश, ऊपर में वाई, नीचे वाई डैश, और ये होता है ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। तो एरिया ए इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो ये निकलेगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और यहाँ पर ये वाई इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, ये निकलेगा, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। और बाकी हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब चैप्टर 9 और क्लास 12 का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पढ़ना है सबसे पहले ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही ऑर्डर कहते हैं, उच्चतम कोटि के अवकलन, ठीक है, मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है। उसके बाद हम डिग्री पढ़ेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही डिग्री कहते हैं, उच्चतम कोटि के उच्चतम मान को। तो नोट डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें केवल एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि एंगल रहता है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, एंगल रहे या पावर में रहे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पावर नोट डिफाइन होता है। डिग्री कब डिफाइन नहीं होता है, तो
एंगल में dy बाई डी एक्स रहे या फिर पावर में dy बाई डी एक्स रहे, तो ये डिग्री नॉट डिफाइन होता है। बाकी सॉल्यूशन देखेंगे तो एक जनरल सॉल्यूशन होता है, व्यापक सॉल्यूशन, और एक विशिष्ट सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, पृथक्करणीय चर, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल किससे किया जाता है, और एक दूसरा होता है हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब समघातीय अवकलन समीकरण। और चौथा है हमारा, तीसरा है हमारा, 1 मिनट पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एच वाई अपॉन एक्स। तो पुट करेंगे y इक्वल टू बी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा v प्लस एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी वाई रहे तो ये होता है जी एक्स बाय वाई इक्वल टू, पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू बी वाई, तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस बी प्लस में वाई डी बी अपॉन में डी वाई। और एक होता है लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकलन समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू क्यू रहे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, और डी एक्स अपॉन डी वाई रहे प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू रहे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। और यहाँ पर हो जाता है वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस में सी, और x मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में सी। चैप्टर नंबर 10 है हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश, तो आप पढ़े होंगे सदिश क्वांटिटी क्या क्या होते हैं, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो ओपी इक्वल टू होता है एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस में जेड के कैप, इसको कैप पढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर वाला को। तो ये देखो यहाँ पर जो बनेगा हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसका ओपी निकालेंगे ना, ये पी पॉइंट होगा, ठीक है। तो ओ यहाँ से आया है मूल बिंदु से, ओ पी इक्वल टू होगा आर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। तो पी एक्स कोमा वाई इसका कोई अदर पॉइंट होगा, ठीक है, उसको एक पी एक्स कोमा वाई कोमा में जेड हम मान लिए हैं। पी का कोई ना कोई पॉइंट होगा 3, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस कहते हैं, मापांक, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ ओ पी इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 आई का प्लस y2 माइनस y1 जे का प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये होता है ए बी। और वेक्टर इसको पढ़ते हैं वेक्टर, तो वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के कैप इक्वल टू, इसमें यदि ये दिया रहे, ठीक है, इसमें हमको पढ़े डायरेक्शन रेशियो पूछे, ठीक है, इसका मतलब होता है DRS, मतलब डायरेक्शन रेशियो पूछे तो एक्स वाई जेड जो होगा ये डायरेक्शन रेशियो होगा। यदि डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई होता है ये इसका मॉडुलस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोमा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कोमा में जेड बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। और यूनिट मैट्रिक्स अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश। तो ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, ठीक है। तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई में इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। और यहाँ पर देखो ये कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी रहेगा, और ये मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ बी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और वेक्टर ए और वेक्टर ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी होता है मोड ऑफ सी का स्क्वायर। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब अपना में अपना डॉट प्रोडक्ट रहे तो 1 और अपना में पराया रहे तो डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहे तो ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी रहे तो वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर होता है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी का होल, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस C1 जे कैप, ठीक है। एक मिनट, ये B1 पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। I1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और वेक्टर भी है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी निकालेंगे ना, तो ये बनेगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब पहले हम पढ़े डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल तो है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा को लिखे, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी लिखे। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी और इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो कब होता है, तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आपस में पैरेलल हो, तो ये होता है जीरो, ठीक है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, पर डॉट प्रोडक्ट में ये नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, बाकी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू, और या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या फिर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी रहे तो ये डायरेक्ट जीरो होता है। और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है। और अब अपना क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो ये जीरो होता है और डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, ठीक है। वो हम पहले पढ़ चुके। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और वेक्टर b इक्वल टू है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकालेंगे ना हम, तो आई जे के लिखना होगा, फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3 ऐसे लिखना होता है। अब देखो नोट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा हमारा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और ये डॉट रहेगा ये, फिर ये वाला वेक्टर सी लिख दिए, ठीक है। तो ये होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो और आई जे के रहेगा तो ये 1 होता है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी रहे तो ये जीरो होता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं आई जे, और इसका आंसर बताने बोले, ठीक है। तो आई जे इसका आंसर भी जीरो होगा। तीनों अलग अलग होना चाहिए तब 1 होता है, और दो सेम रहा तो इसका आंसर जीरो होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं उसको हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ फॉर्मूला यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यदि आई क्रॉस में जे रहे तो ये होता है के, और जे क्रॉस में आई क्रॉस जे और जे क्रॉस में के रहे तो ये होता है आई, और के क्रॉस में आई रहे तो ये होता है जे, ठीक है। और फॉर्मूला हम बताते हैं आपको आई क्रॉस में के रहे तो ये होता है माइनस में जे, और जे क्रॉस में आई रहे तो ये होता है माइनस में के, और के क्रॉस में जे रहे तो ये होता है माइनस में आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री या फिर इसको 3D पढ़ते हैं, ठीक है। तो त्रिविमीय ज्यामिति, तो ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है वो 0 कोमा में 0 कोमा 0 होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल है मतलब 3 बार 0, और 2D पढ़ते 2D मतलब 2 डायमेंशनल जियोमेट्री तो 0 कोमा 0 लिखते। अब देखो 3 निर्देशांक होंगे x y z, ठीक है। तो x y z लिख लिए, इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, इसको गामा माने, ठीक है। तो ये एंगल को ये वाला को अल्फ़ा, ये वाला को बीटा और ये वाला को गामा मान लिए, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यदि एक्स एक्सिस का निर्देशांक पूछे तो ये होता है x 0 0, और वाई एक्सिस का निर्देशांक पूछे वाई एक्सिस का तो ये होता है 0 y 0, और सी एक्सिस का पूछे नहीं जेड एक्सिस का पूछे तो ये होता है हमारा 0 0 में जेड, ठीक है। और एक्स वाई का प्लेन पूछे मतलब एक्स वाई प्लेन में हो जब, ठीक है। तो एक्स वाई का तल पूछे तो ये होता है एक्स वाई रहेगा, और ये जो अदर पॉइंट रहेगा जेड वो 0 हो जाएगा। और वाई जेड का पूछे तो एक्स 0 होगा, और जेड एक्स का पूछे तो वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई का समीकरण पूछे तो एक्स वाई का पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा जेड जो नहीं है उसके इक्वल 0 होगा, और वाई जेड का प्लेन पूछे तो ये एक्स इक्वल टू 0 होगा, और जेड एक्स का प्लेन पूछे तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ पैरेलल
पैरेलल प्लेन टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई के पैरेलल कोई पैरेलल पूछे, ठीक है, तो ये एक्स वाई है ना, तो जेड इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट अचर पद होगा, ठीक है, और वाई जेड पूछे तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और जेड एक्स पूछे तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछे, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक हर साल पूछा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछे तो 1 0 0 होगा, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस पूछे तो 0 1 0 होगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछे तो ये होता है 0 0 1। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहते हैं दिक की कोसाइन, ठीक है, तो L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस बीटा और N इक्वल टू कोस गामा रहे, ठीक है, इसको गामा पढ़िएगा, ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा रहे तो ये 2 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपन कोस स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिखेंगे 1 अपन कोस स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिखेंगे 1 अपन कोस स्क्वायर अल्फा। तो 1 1 तीनों में रहेगा तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 आता है। बाकी इसको सॉल्व करने का नियम है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में कहते हैं दिक की अनुपात। तो ए बी सी रहेगा हमारा दिक अनुपात, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो बनेगा हमारा L इक्वल टू ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कोमा बी बटम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा सी बटम में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का समीकरण पूछे तो वेक्टर इक्वेशन हमारा ये होता है वेक्टर समीकरण, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण जो होता है एक्स माइनस एक्स वन अपन में ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन में बी और जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय सी, ये होता है कार्टेशियन समीकरण, ठीक है। जहाँ ए बी सी जो होगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन होगा, लाइन का दिक की अनुपात होगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर बी, वेक्टर इक्वेशन ये होगा। और इसका कार्तीय समीकरण जो होगा हमारा एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन, ये होता है इसका वेक्टर इक्वेशन। एंगल बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच का कोण, तो वेक्टर इक्वेशन समीकरण सदिश में लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी, और इसको पढ़ते हैं एंड वेक्टर आर इक्वल टू ए टू प्लस में इसको पढ़ते हैं म्यू वेक्टर बी टू, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू डिवाइडेड बाय वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर बी वन और मोड ऑफ वेक्टर बी टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण इसका क्या होगा, तो ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा हमारा एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए वन और इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी वन और इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी वन एंड एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई सी टू। तो कोस थीटा इक्वल टू ये होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। एक तो अगर सदिश इक्वेशन रहे तो ये रहेगा और कार्तीय समीकरण रहे तो ये रहेगा। तो इसको हमें इसको सोल्व करने बोलेगा ना, तो इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे, कोस थीटा लिखना है, उसके बाद मोड के अंदर में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू लिखना है, ठीक है। ए वन ए टू प्लस में बी वन बी टू प्लस में सी वन और ये सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालना है, फिर इसका मॉडुलस निकालना है नीचे में, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। और नोट वेक्टर लाइन ए परपेंडिकुलर लाइन टू, तो दो लाइन यदि परपेंडिकुलर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस वन सी टू इक्वल टू जीरो, और दो लाइन पैरेलल रहे तो ये होता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू। अब हम पढ़ेंगे प्लेन। प्लेन मतलब होता है समतल, ठीक है। तो समतल वेक्टर इक्वेशन रहेगा, समतल का वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा तो ये रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो जहाँ ए बी सी जो होगा डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो डी इक्वल टू होता है डी बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन फ्रॉम द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो बिंदु एक्स कोमा वाई कोमा जेड की तल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी
तो ये मोड के अंदर में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म अंतःखंड रूप में तल का समीकरण एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस में जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन दो तल के बीच के कोण। तो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी1 एंड वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन टू इज इक्वल टू डी2। तो कोस थीटा इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 डिवाइडेड बाय वेक्टर n1 डॉट मोड ऑफ वेक्टर n2। कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2z इज इक्वल टू d2। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और मोड ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, तो एक रेखा और तल के बीच के कोण इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए लेमडा वेक्टर b1 एंड वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी। तो साइन फाई इक्वल टू होगा मोड के अंदर में वेक्टर वी डॉट वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर वी मोड ऑफ वेक्टर एन। सेकंड है हमारा एक्स माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल टू जेड माइनस z1 डिवाइडेड बाय c2 एंड a2x प्लस b2y इक्वल प्लस c2z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो साइन फाई इक्वल टू होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे हम न्यूनतम दूरी। तो वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस में लेमडा वेक्टर b2 एंड वेक्टर आर इक्वल टू a2 प्लस में म्यू वेक्टर b2, ये आपको दिया रहेगा। तो d इक्वल टू होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मोड के अंदर में a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस में वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस में वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस में वेक्टर b2। क्लास 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, रैखिक से प्रोग्राम समस्याएं। ठीक है, तो ये जेड इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी वाई और इसको पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब उद्देश्य फलन और सब्जेक्ट टू, जबकि a1 x प्लस b1 y लेस देन इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन c1 रहे। a2x प्लस b2y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर देन लिखना होगा, दोनों लेस देन लिखा गया है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ये C2 है। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0, इसको पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव लीनियर कांस्टेंट और इसको पढ़ते हैं लीनियर कांस्टेंट, ये वाला को। ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं लीनियर मतलब जिसका पावर 1 है तो इसका पावर 1 है। देखो x का पावर 1 y का पावर 1, इसको पढ़ते हैं लीनियर कांस्टेंट और इसको पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव लीनियर कांस्टेंट। मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तबे ना ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन में नहीं देखा फ़ोन का। ठीक है, तो क्लास 12 चैप्टर 12 ही है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये सेकंड बुक का है। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्राम समस्याएं। तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसको पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये वाला, जबकि ये वाला पूरा टर्म को पढ़ते हैं लीनियर कांस्टेंट और ये वाला को पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव लीनियर कांस्टेंट। और इक्वेशन ऑफ लाइन का जो होता है, लाइन का इक्वेशन जो होता है एक्स अपन में ए प्लस वाई अपन में बी इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब इधर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, ये वाला को फिर इधर लिखते हैं पॉइंट को ए बी सी डी, जो भी पॉइंट रहता है, फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, उसको रखते हैं इसमें। जो पहले आता है, जो सबसे अधिक आता है उसको पढ़ते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे कम आता है नेगेटिव आता है, या फिर जो छोटा वैल्यू मिलता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे। 4 पॉइंट खोजते हैं। ठीक है, यदि वो ट्रू आता है, एक्स और वाई का वैल्यू 0 रखते हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें एक्स और वाई का वैल्यू 0 रखते हैं और ये 0 आता है, तो ये हो जाता है ओरिजिन की तरफ आता है जो लाइन रहता है, और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा और साइडेड एरिया करेंगे चारों तरफ से जो क्लोज्ड एरिया हो उसे। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये पूरा हम कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या रूल होता है वो सबको। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू होता है एन ई अपन में एन एस। ठीक है, हिंदी में अभिप्रायोगों की संख्या बटा के नीचे में अभिप्रायोगों की कुल संख्या
या फिर प्रेक्षणों की संख्या बटा के नीचे प्रेक्षणों की कुल संख्या, या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा के नीचे में कुल परिणामों की संख्या। नोट में ये प्रायिकता का जो वैल्यू होता है 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब 0 से लेकर 1 तक होता है क्लोज इंटरवल में। प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल टू 1 होता है, तो प्रायिकता नहीं इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में हाँ। ठीक है, ये इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला इधर रहेगा। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं पूछे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, मतलब पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। और आगे पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है, मतलब स्वतंत्र घटनाएं कब होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है ये फॉर्मूला। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहे, 3 पॉइंट रहे, तो ये होता है पी ए इंटू पी बी इंटू में पी सी। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रतिबंध प्रायिकता पूछे, तो पी ए बाय बी रहे तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी होता है। ये डिवाइड में है तो लास्ट पी बी होगा, और यदि पी बी बाय ए रहे तो पी बी तो डिवाइड में होगा और ऊपर में होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। नोट में हमें याद करना है पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और बेस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पी सिग्मा आई डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू पी आई प्लस मल्टीप्लाई में पी ए डिवाइडेड बाय पी आई डिवाइडेड बाय पी आई मल्टीप्लाई में पी ए डिवाइडेड बाय सिग्मा आई। ठीक है, प्लस में पी ई टू। ठीक है, मल्टीप्लाई में पी, इसको आप पी ए डिवाइडेड बाय ये ई 3। ठीक है, सो ऑन जाएगा, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंधन। ठीक है, तो हमको लगता है इसको आप ई भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसको बेस थ्योरम में इसको आप पढ़ सकते हैं सिग्मा तो नहीं होगा। ठीक है, पी ई ही पढ़ेंगे। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई में क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स होता है, ये 0 से लेके एन तक रहेगा। ठीक है, और पी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्यू इज इक्वल टू होगा 1 माइनस पी, और नोट में यू इक्वल टू होता है एन पी। ठीक है, तो वेरिएंस निकालना होगा, तो एन पी क्यू होता है, और वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, और सिग्मा पी क्यू पी एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स ये रहेगा और ये पी एक्स रहेगा, x1 x2 x3 ये जाएगा सो ऑन xn तक, और नीचे में होगा पी टू, इधर मिलेगा p3, ये सो ऑन जाएगा pn तक। और u इक्वल टू मीन को रिप्रेजेंट करते हैं u से, तो u का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई पी आई और इक्वल टू x1 ये होता है। ठीक है, और p1 प्लस में x2 p2 ये सो ऑन जाएगा xn pn तक, और वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा की पावर 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई की पावर 2 पी आई माइनस में यू की पावर 2। ठीक है, इक्वल टू एक्स आई पी 1। ठीक है, इसको पढ़ेंगे p1 प्लस में x2 की पावर 2 p2 प्लस में x3 की पावर 2 p3 सो ऑन जाएगा x की पावर 2 n p n माइनस में u की पावर 2।